हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे कुछ क्विज़ जो कि क्विज़ सॉल्व करने वाले हैं जो कि सितंबर मंथ की है। तो इन्वायरमेंट की अभी हमारी चल रही है। कल हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि और भी क्वेश्चन होंगे बट 11 to 20 आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और 10 में से आपको कितने मार्क्स आए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ज़रूर शेयर कीजिए, अपने मार्क्स भी शेयर कीजिए और लेसन को भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से, बट ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ऐसे फॉलोइंग हैं जो कि मेन मोड है सीड डिस्पर्सल का। सीड को डिस्पर्स करना, इसके लिए कौन कौन से यहाँ पे मोड की ज़रूरत है? ग्रेविटी, विंड, एनिमल। ठीक है, सीड को डिस्पर्सल करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये कौन से यहाँ पे मेन मोड है? ये तीन आपका ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। सेकेंड वाली, सॉरी, सेकेंड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे तीनों ही ज़रूरी है। ग्रेविटी तो ज़रूरी ही है, नहीं तो हवा में ही बीज उड़ने लगेंगे। एंड विंड है तो हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एनिमल तो है ही, कुछ बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पे हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सीड को ले जाने में। सो तीनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन किसी का गलत ना हो। ठीक है, सीड डिस्पर्सल क्या है? मूवमेंट है, स्प्रेड है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन है? जो बीज वगैरह होते हैं पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह वो चले जाते हैं, फिर वहाँ पे वो उग जाते हैं, उससे जो है पौधे फिर उसमें फल वल देखने को मिलता है कि नहीं। सेकंड आते हैं प्लान बी। प्लान बी एक इनिशिएटिव है इंडियन रेलवे का। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि प्लान बी किसका इनिशिएटिव है। सो इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवे। तो ये किस चीज़ के लिए, अब ये याद रखना है। क्या ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए जो पैसेंजर ट्रेन में है, या फिर वाइल्ड एलिफेंट के सेफ्टी के लिए, या फिर टैरिफ को बढ़ा देना है जिससे कि हमारा टर्न अराउंड जो टाइम्स है वो इम्प्रूव हो जाए, और ट्रीज़ को प्रिजर्व करना है जो भी यहाँ पे आपका हाईवे वगैरह में रेलवे ट्रैक में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। प्लान बी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, यानी कि वाइल्ड एलिफेंट जो है, यानी कि जो जंगली एलिफेंट का आप देखते हो कि कई बार ट्रेन से वो कट के मर जाते हैं क्योंकि वो क्रॉस करते रहते हैं और अचानक से ट्रेन आ जाती है, फिर ट्रेन भी उससे एक्सीडेंट होते हैं उनकी वजह से। तो वाइल्ड एलिफेंट की सेफ्टी के लिए यहाँ पे प्लान बी लाया जा रहा है। प्लान बी आप लोग देखो कि यहाँ पे ये एक इंडियन रेलवे का है। साथ ही साथ इसको यहाँ पे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है इंडियन रेलवे की तरफ से 2018-19 में। तो इतने याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बैम्बूनॉमिक्स। तो बैम्बूनॉमिक्स ये कंसेप्ट पहले भी आया है, तो इसके बारे में बताना है कि ये है क्या। बैम्बू प्लांटेशन करना है अर्बन एरिया में जिससे कि हमारा सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मेंटेन हो सके और पॉल्यूशन फ्री क्लीन एयर मिले। सेकंड है कि बैम्बू को प्रमोट करना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऑल्टरनेटिव के लिए। थर्ड है कि इंकरेज करना है बैम्बू प्लांटेशन, वो भी फार्मर्स के द्वारा प्राइवेट लैंड में। या फिर एक मूवमेंट है जिसमें कि हम लोग डिजर्टिफिकेशन को रोक सके और क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे टैकल कर सके। सो व्हाट इज़ दिस बैम्बू इकोनॉमिक्स, बैम्बूनॉमिक्स। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है डी, यानी कि एक तरीके का मूवमेंट है जिससे कि जो डिजर्टिफिकेशन हो रहे हैं, लैंड जो कि मरुस्थल में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको कन्वर्ट होने से रोकना है। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि कभी भी बारिश हो रही है तो होती ही रह रही है, ठंड आ रही है तो ठंड आ ही रही है। अभी आप लोग देख रहे हो कितने जल्दी जो है ठंड की मौसम यानी कि आ रही है, टेम्परेचर बहुत सडन डाउन हो चुका है दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज़ में, नॉर्थ में, साउथ में भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज का ही प्रकोप है जो आप कह सकते हो। तो अभी से ही इस तरीके का ठंड आ रहा है, फ़ैन की स्पीड कम हो गई है, एसी ऑफ हो गए हैं, तो आप लोग दिसंबर के मंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो, है कि नहीं। तो डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। और ये एक तरीके का मूवमेंट है डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, और इसमें ट्राइबल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है। साथ ही साथ ये मूवमेंट से इंश्योर होगा कि ट्राइबल्स जो है ना वो अपने लाइवलीहुड को बेटर तरीके से अर्न कर पाएंगे, क्योंकि बैम्बू को प्लांटेशन को अगर बढ़ाया जाए, सरकार भी अगर सपोर्ट करे, तो ट्राइबल पीपल्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हो पाएगा। चलिए बात है, हाँ, इसको जो लॉन्च किया गया था बैम्बोनॉमिक्स, वो COP14 जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का जो यहाँ पे सबमिट हुआ था, तब इसको लॉन्च किया गया था बैम्बोनॉमिक्स। अब आते हैं 14 में। यहाँ पे कुछ आपका स्टेटमेंट दिया गया, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है ग्लोबल टाइगर फोरम का। सेकंड है कि पक्की टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। थर्ड है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया है, और इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट पूरा फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल टाइगर फोरम जो है इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं, तो ये आपको पता होगा, तभी आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल पाओगे। सेकंड देखिए, पक्के टाइगर रिजर्व जिसका नाम पखुई टाइगर रिजर्व्स भी है, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भी पूरी तरीके से फैक्चुअल है। यू मे बी कन्फ्यूज्ड विद सम अदर स्टेट, तो ऐसा नहीं होना है।
और थर्ड भी यहाँ पे पूरी तरीके से फैक्चुअल है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे तीनों अगर आप लोग को पता होना चाहिए, 3 में से 2 स्टेटमेंट भी पता होगा तो आपका 50% चांसेस है कि ये क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, सो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्यों। ग्लोबल टाइगर फोरम ये सिर्फ ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें कि मेंबर है जो कि यहाँ पे चाहते हैं, जहाँ पे भी आपको टाइगर रेंज कंट्रीज़ देखने को मिलेगा, वो चाहते हैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1993 में बनाया गया था। रिकमेंडेशन यहाँ पे इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन के द्वारा दिया गया था न्यू दिल्ली, इंडिया में, इसलिए इंडिया इसका जो है फाउंडिंग मेंबर है। पक्के टाइगर रिजर्व, जिसको पखुई टाइगर रिजर्व्स भी कहते हैं, ये कामेंग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया था, बट इसको हेड जो किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो आप लोग देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन में आपका एक ही स्टेटमेंट में 2-3 पार्ट होते हैं, तो आप एक पार्ट में भी श्योर हो, सेकंड पार्ट में नहीं हो, तो फिर ये डिजास्टर भी हो सकता है आपके साथ, है कि नहीं। तो पूरी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अगर किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो गया। आइए आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि नेशनल कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। सेकंड है कि जो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड है ये हाईएस्ट इन्वायरमेंट अवार्ड है यूनाइटेड नेशन का। तो करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। करेक्ट की बात करूँ यहाँ पे तो अगेन ये फैक्चुअल है, यू शुड नो अबाउट इट। तो अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। फॉरेस्ट एरिया के लॉस के लिए, इसको रोकने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे कैंपा एक लाया गया था स्कीम, जो कि है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये जो कानून इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें नेशनल कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड भी बनाया गया था, जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। साथ ही स्टेट कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड भी था, जो कि हर एक स्टेट का जो पब्लिक अकाउंट है उसके तहत आता है। और चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट इन्वायरमेंट ऑनर है, तो ये भी ध्यान रखना है। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे बताना है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के बारे में। करेक्ट। फर्स्ट है कि आईपीपीसी ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देखा जाता है। सेकंड, इसका एम है कि सिक्योर करना है, कोऑर्डिनेट इफेक्टिव एक्शन होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे जो पेस्ट है प्लांट के लिए और जो प्लांट प्रोडक्ट है उसको उसके स्प्रेड को और उसके इंट्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके। थर्ड है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो कि यहाँ पे प्लांट हेल्थ के लिए ये बॉडी बनाया गया है, तो ओनली यहाँ पे लिखा गया, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे टिक मार्क कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन की, तो यस इट इज़ मल्टीलैटरल ट्रीटी, जो कि FAO के द्वारा ये देखा जाता है। इसका एम यही है कि यहाँ पे जो भी आपका पेस्ट ऑफ प्लांट है और प्लांट प्रोडक्ट है उसको, उसके इंट्रोडक्शन को और स्प्रेड को ये कंट्रोल करता है, इफेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, और ये ओनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो प्लांट हेल्थ को देखता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। यही चीज़ यहाँ पे भी आपका रिपीट किया गया, तो देख लीजिएगा एक बार। आते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका कुछ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपको अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कैम्बल लांजो नेशनल पार्क, सिमलीपाल। तो ये बताना है कि कौन सा करेक्ट सीरीज़ है। तो मैप में भी मैं आपको दिखा दूंगी, बट फिलहाल पहले आप लोग यहाँ पे टिक मार्क कीजिए साउथ से नॉर्थ, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं मैप में। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 4 2 3 1, इट मीन्स कि सिमलीपाल फर्स्ट होगा, बांधवगढ़ सेकंड होगा, और कैमल लैम्चो थर्ड होगा, और फर्स्ट में होगा आपका यहाँ पे दुधवा, ठीक है, 4, तो ये यानी कि सबसे लास्ट। तो दुधवा नेशनल पार्क तो ये यूपी में है, ठीक है, नदर्न यूपी में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा कि ये मध्य प्रदेश में। कैमल लैम्चो तो सब कोई जानते हैं मणिपुर में। सिमलीपाल जो है ये टाइगर रिजर्व भी है जो कि उड़ीसा में है। तो एक बार मैप में भी देख लीजिए, मैप देखते रहिए। इस तरीके का नेशनल पार्क का जो क्वेश्चन होता है ना, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार आप देखे हो कि 3 से 4 आ गए थे, तो इस पर आपकी अच्छी पकड़ रहेगी, तो आप समझ सकते हो कि कितना आपका वेटेज हो जाएगा, है कि नहीं। 10 नंबर तो आपके 8-10 नंबर तो ऐसे ही बन जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए, इतना ज़्यादा घौच पोच है यहाँ पे कि मैं ही परेशान हो रही हूँ कि कहाँ पे क्या है। केमल लैम्जो यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सेकेंड, यस, केमल लैम्जो यहाँ पे मुझे दिखा मणिपुर में। आते हैं उड़ीसा में, है ना, सिमलीपाल, यस, 1 सेकेंड, सिमलीपाल यहाँ पे है, सिमलीपाल। एंड देन यहाँ पे दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व्स जो कि आपको देखने को मिलेगा यूपी में, नॉर्थ में है, दिस इज़ दुधवा, ठीक है, उसके ऊपर कॉर्बेट है। एंड एक और क्या था,
मध्य प्रदेश में था ना, बांधवगढ़, यहाँ है बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ है, पन्ना है, माधव है, तो ये सब जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया था। तो इसका क्या काम है? कलेक्ट करना है, कोलैट करना है इंटेलिजेंस, जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स एक्टिविटी से रिलेटेड है, और साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रलाइज जो वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक है ये इस्टेब्लिश करना है, और असिस्ट करना है, एडवाइस करना है कस्टम अथॉरिटीज़ को जो भी यहाँ पे फ्लोरा और फौना का कंसाइनमेंट का इंस्पेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। देख लीजिए एक बार सारे स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आप लोग बताइए। तो करेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। पहले तो यही याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो बनाया गया है वो किस कानून के तहत? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड जो वाइल्ड क्राइम होते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक बनाना है, जिससे कि कितना यहाँ पे क्राइम हो रहा है, कहाँ कैसा, किस एनिमल्स, किस प्लांट, किस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ के साथ कितना क्राइम हो रहा है, उसके बाद बारे में ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इस बैंक में होंगे। साथ ही जो कस्टम अथॉरिटीज़ है उसको एडवाइस भी करना है। तो ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है, सो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। थोड़ा और यहाँ पे दिया गया है अंदर जाके, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, जिसको कि हमारे सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट इसको देखते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम है उसको रोकने के लिए। सेक्शन 38 आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, इसके तहत इतनी सारी पॉइंट्स लिखी गई है। तो अगेन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में भी पूछा गया है इस बार प्रीलिम्स में। आइए 9th में आते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इसमें लार्ज कॉन्टिनेंट और एरिया ऑफ यूरेशिया को आर्कटिक और इंडियन ओशन के बीच में जो है, और साथ ही साथ इससे एसोसिएटेड जो आइलैंड चेन है उसको कवर करता है। सेकंड है कि सेंट्रल एशियन वाटर बर्ड्स जो फ्लाईवे एक्शन प्लान है, इसमें माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स को कंजर्व करना और उसके हैबिटाट को कंजर्व करने के लिए प्रमोट किया जाता है। थर्ड है कि रन ऑफ कच्छ और जो मैराइन नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मेजर साइट्स है माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के लिए। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि तीनों में से करेक्ट कौन सा है। ये है CAF यानी कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसमें आप देखो कि लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया जो है यूरेशिया का, जो कि आर्कटिक और इंडियन ओशन के बीच में देखने को मिलेगा, साथ ही इससे एसोसिएटेड जितने भी इस एरिया में, यानी कि इंडियन आर्कटिक ओशन में और इंडियन ओशन में जो भी आइलैंड है उसको यहाँ पे कवर किया जाता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है ना कि सेंट्रल एशियन जो वाटर बर्ड फ्लाई वे है, इसमें क्या है कि जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यानी कि ऐसे वाटर बर्ड जो कि एक जगह से दूसरी जगह उड़ के आते हैं, किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में आते हैं, तो उसको माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स कहते हैं। तो उनके हैबिटाट को भी कंजर्व करने के लिए यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। हमारे कंट्री में आप देखोगे तो रन ऑफ कच्छ है, मैराइन नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि मेजर साइट यहाँ पे बताया जाता है कि इसके लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व से कुछ लोकेशंस है, बताना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स, बक्सा टाइगर रिजर्व्स, अमराबाद एंड डंपा टाइगर रिजर्व्स। कुछ नहीं तो अगर आप लोग को एक दो भी पता होगा ना तो आप लोग इसमें से आंसर निकाल लोगे। मुझे यहाँ पे कंफर्म है कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में। तो मैं सबसे पहले देखूँगी 2 का डी। तो 2 का डी जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं समझ जाऊंगी कि सी विल बी द राइट आंसर। बाकी मुझे और पता है या नहीं पता है वो मैटर नहीं करता। तो इस तरीके का जो यहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, देख के टफ लगता है, बट आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा पेशेंस रख के, और एक दो ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए तो आप लोग पूरा आंसर निकाल सकते हो। तो बाकी और देख लेते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये आपका उत्तराखंड में है, और बक्सा तो हम लोग देख लिए वेस्ट बंगाल में है। अमराबाद की अगर हम लोग बात करें तो ये तेलंगाना में है। दंपा टाइगर रिजर्व की बात करें तो मिज़ोरम में। तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 21st क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये क्विज सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ या सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सकें। जब व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो, तो मुझे भी इंटरेस्ट आता है कि मैं आप लोग के लिए इस तरीके का मेहनत करके यहाँ पर वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ। तो आप लोग को भी इंटरेस्ट दिखाना होगा, तभी मेरी भी इंटरेस्ट यहाँ पर जागती है। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलते रहे कि कब हमारे द्वारा आपके लिए कुछ लेसन लाया जा रहा है। सो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।